हेलो गाइस, तो हमने अपनी पिछली क्लास में जो मैट्रिक्स का बेस था, है ना, कि मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है और मैट्रिक्स को लेकर के हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर किस तरह से उसका ऑर्डर निकालते हैं, मैट्रिक्स के कितने तरह के टाइप्स होते हैं, कुछ स्पेशल मैट्रिसेस बाद में जानेंगे हम लोग। लेकिन हमने अपनी पिछली क्लास में कुछ टाइप्स हमने जाना था, जैसे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, इसके विषय में चर्चा की थी। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल की, कि ये जितने भी हमारे टाइप्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, जैसे कि आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, इन मैट्रिसेस में एक चीज़, ज़्यादातर एक चीज़ पे फोकस किया जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, है ना। जैसे मान लो कोई डायगोनल मैट्रिक्स है या हमारी कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकाले जाएं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अलजेब्रा पे काम करते हैं मैट्रिसेस को लेकर के, है ना। मैट्रिक्स को, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, किस तरह से उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इन सारे टॉपिक्स पर आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, किस तरह से करेंगे, और इन जो पर्टिकुलर हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस की जो टाइप्स होते हैं उन पर जो मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। ज़्यादातर तो बच्चे ना इनके रिजल्ट्स को रट लेते हैं, लेकिन मैं आपको बाकायदा ये भी बताऊंगा कि मान लो अगर आप भूल जाओ, रिजल्ट्स को दिमाग से निकल जाए, तो आप किस तरह से आसानी से 30 सेकंड के अंदर, है ना, किसी भी मैट्रिक्स को बना करके उसके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस को एवेलुएट कर सकते हैं इजीली। तो आइए शुरू करते हैं अपनी फॉरवर्डिंग क्लास को। टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के बाद आइए आगे कंसीडर करते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक समय तो ऐसा लगेगा कि लगभग जैसे सारे क्वेश्चंस में जीरो मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो रहा है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पर ये नाम नहीं लिया कि स्क्वायर होगी या रेक्टेंगुलर होगी। मैं आपको बता दूं कि जीरो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर भी हो सकती है, हमारी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, दोनों टाइप में से किसी भी टाइप की हो सकती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो, हमारी जीरो मैट्रिक्स कहलाती है, नल मैट्रिक्स कहलाती है। आप देखिएगा, इसको कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है। हमेशा जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है। ये हमारी एक जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी कितने ऑर्डर की? 2 क्रॉस 2 की। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये हमारी एक जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, रेक्टेंगुलर टाइप की है। इसका ऑर्डर कितना होगा? यहाँ पर 3 हमारी रोज हैं और 2 हमारे कॉलम्स हैं। तो ये सारी की सारी हमारी बोली जाती हैं जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज हमारी जीरो हो, जीरो के अलावा एक भी एलिमेंट यहाँ नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। सो सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कंपेरेबल मैट्रिसेस। बहुत ही आसान है। देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसमें मैंने 2 कंडीशन बताई थी कि कभी भी 2 मैट्रिक्स हमारी इक्वल तभी बोली जाएंगी जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे सेम होने चाहिए। उसकी एक कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है। कंडीशन क्या है? अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर है, कोई 2 मैट्रिक्स है हमारी ए और बी, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल है, तो दोनों मैट्रिक्स हमारी बोली जाती हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। बस इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें आपको दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। दोनों मैट्रिक्स अगर सेम फ्रेम की हैं, दोनों का फ्रेम सेम दिखाई दे रहा है, तो कंपेरेबल मैट्रिसेस हो जाएंगी। अब देखिएगा, ये मैट्रिक्स हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2, और ये भी मैट्रिक्स हमारी है सेकेंड ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2। दोनों का ऑर्डर हमारा सेम है, दोनों का फ्रेम हमारा सेम है। अगर दोनों का फ्रेम सेम है तो मैट्रिसेस हमारी बोली जाएंगी कंपेरेबल मैट्रिसेस। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, यहाँ पर 3-4 छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं, छोटे छोटे से रिजल्ट्स, आसान रिजल्ट्स हैं, लेकिन हाँ, इनके जो रिजल्ट्स हैं, बेसिक रिजल्ट्स हैं, उनको आपको लर्न करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में उन्हें डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है। पहला है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मान लो कितने ऑर्डर की? n ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर n,
अगर कोई n ऑर्डर की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अपर लेना है या लोअर लेना है। आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि ये रिजल्ट हमारा अपर के लिए भी होल्ड करता है और लोअर के लिए भी होल्ड करता है। तो एक n ऑर्डर की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि हमें जीरोज की मिनिमम नंबर निकालने हैं कि कम से कम कितने जीरोज हो सकते हैं एक n ऑर्डर की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, जिसका रिजल्ट लिखा हुआ है। इस रिजल्ट को आप याद कर लीजिएगा, n स्क्वायर माइनस n/2। और ये कैसे होगा आइए डिस्कस करते हैं। हमने एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कंसीडर किया, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12 एंड A1n, A21 A22 एंड A2n। इसी तरह से A31 A31 A32 एंड A3n। और आप इसी तरह से चलते चले जाएं तो AN1 AN2 से लेके ANn। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया। ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये आप ये सपोज कर सकते हो ये अपर भी हो सकती है या लोअर भी हो सकती है। बहरहाल हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो देखिए अगर ये अपर या लोअर है तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले मैंने मेन डायगोनल बनाया। मेन डायगोनल जैसा कि पीछे मैंने बताया था, ये हमारा मेन डायगोनल बन गया। अच्छा, तो अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इधर के सारे जीरोज होंगे। अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इधर के सारे जीरोज होंगे। तो कुल मिलाकर के हमें या तो यहाँ की टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज निकालना है या यहाँ की टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज निकालना है। अब हमें निकालना क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि जीरो के अलावा जितने भी एंट्रीज हैं, कोई भी एंट्रीज हमारी नॉन जीरो नहीं है। जीरो के अलावा सारी की सारी एंट्रीज हमारी नॉन जीरो है। तो आइए कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इसका ऑर्डर n है, इसका ऑर्डर n है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसीडर करते हैं कि इस मेन डायगोनल में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। आइए काउंट करते हैं, ये तो बहुत आसान है। 1 1 2 2 n। आप देखिएगा इस मेन डायगोनल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें अगर मिले तो कितने मिले, n मिले। मेन डायगोनल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n। अब हमें या तो यहाँ की नंबर निकालनी है या यहाँ की नंबर निकालनी है। एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि जितने एंट्रीज हमारे यहाँ होंगे उतने ही एंट्रीज हमारी यहाँ होंगी। नंबर ऑफ एंट्रीज जो यहाँ है और नंबर ऑफ एंट्रीज जो यहाँ है, दोनों की नंबर हमारी कैसी होगी, सेम होगी। तो आइए हमने सपोज किया कि यहाँ पर नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे कितने होंगे, x। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे कितने हो गए, x। अब ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज है वो हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। यहाँ पर टोटल कितने हैं, x। यहाँ मेन डायगोनल में टोटल कितने हैं, n। और यहाँ पर टोटल कितने हैं, x। और ये तीनों मिलकर किसके इक्वल होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन द मैट्रिक्स है उसके इक्वल होंगे। और हमें पता है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा n है, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल जो हमारी एंट्रीज हो जाएंगी इस मैट्रिक्स में, टोटल एंट्रीज हमारी हो जाएंगी n स्क्वायर। और ये n स्क्वायर इन तीनों के सम के इक्वल होंगे। x प्लस n प्लस x, इन तीनों का सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, n स्क्वायर के। सो हमने इन तीनों का सम किया, x प्लस n प्लस x, ये इक्वल हो गए हमारे n स्क्वायर के। इन x को ऐड कर देंगे तो हमारा 2x हुआ। n को हमने उधर ट्रांसपोज किया, n स्क्वायर माइनस n हुआ। x की नंबर हमें निकालनी है, फटाफट देख लीजिए। n स्क्वायर माइनस n/2। आप चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हो, n ब्रैकेट में n-1, हमने n को कॉमन लिया, /2। तो ये नंबर आपको पता चल गई कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहे वो अपर हो या लोअर हो, उसमें
मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर हमें कभी भी कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, n ऑफ n-1/2, और हम इस तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहता है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अभी हमने जीरोज की नंबर निकाली, याद रहे ये रिजल्ट जीरोज का रिजल्ट आपको याद रखना होगा, n² - n/2 होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें ये पता करना है कि अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी मैक्सिमम नंबर कितनी तक हो सकती है। तो आइए एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं। मैंने कंसीडर किया एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स A11 0 0 एंड 0, इसके बाद A21 A22 एंड 0 0, A31 A32 A33 33 एंड जीरोज, और इसी तरह से चलते चले जाएंगे AN1 AN2 और लास्ट में हमारा होगा ANN। ये हमने एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कंसीडर किया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है नो डाउट। मेन डायगोनल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे हमारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जो नंबर में कितने होंगे, n होंगे। और हमने ये सपोज किया कि इसके जितने भी जीरो के अलावा जितने भी एंट्रीज हैं इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, सभी कैसे हैं, अलग अलग हैं, सभी हमारे डिस्टिंक्ट हैं, सभी हमारे डिफरेंट हैं। तो हमें पता करना है कि भाई टोटल कितने होंगे, डिस्टिंक्ट एंट्रीज इसमें टोटल कितनी होंगी। तो आइए काउंट करते हैं। ये हमारे नंबर में कितने हो गए, n हो गए, चलिए ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट टोटल कितने होंगे, जीरोस जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिफरेंट कितने होंगे, इनको अगर मैं काउंट करूं, डिफरेंट काउंट करूं तो इसकी नंबर टोटल कितनी आएगी। नो डाउट ये बात आप समझ चुके होंगे कि ये केवल और केवल 1 होंगे। देखिए जीरो के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हमें डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है। तो डिफरेंट कोई है ही नहीं, सारे के सारे सेम है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1। अच्छा, और अभी पीछे मैंने ये पता लगाया था कि यहाँ पर टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं। हमने ये सपोज किया कि ये सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो यहाँ की टोटल नंबर हमने पीछे निकाली थी, जो कि निकली थी n² - n/2। और हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है कि मैक्सिमम नंबर टोटल कितनी होगी। तो हमने ये मान लिया कि सारे के सारे डिफरेंट है, अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा जो आपको ऊपर चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर हमारी कितनी हो गई, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज हो गई 1 को लिया, जस्ट आफ्टर हमने n को लिया, इसके बाद हमने लिया n² - n/2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो, वो हमारी पता चल जाएगी 1 + n + n² - n/2। चाहो तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। 2 को एलसीएम लेने के बाद ये 2 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 2n हो गया, प्लस ये हमारा n² - n/2। तो इसे अगर मैंने सॉल्व किया तो n² को मैंने पहले ले लिया, 2n में से n सब्ट्रैक्ट होकर के कितना बचेगा, n बचेगा, जस्ट आफ्टर हमारा 2 है, 2 लिखा बाई 2। तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज हमारे पास हो सकती है n² + n + 2/2। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। आइए डायगोनल मैट्रिक्स में कंसीडर करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में इसी चीज को कंसीडर करते हैं। मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स को लिखा A = D1 0 0 एंड 0 एंड 0 D2 0 एंड 0, इसके बाद 0 0 D3 और यहाँ पर 0, फाइनली आप चलते चले जाएं 0 0 0 और ये हो जाएगा हमारा Dn। एक डायगोनल मैट्रिक्स आपके सामने है,
इसमें हमें ये पता लगाना कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। बहुत ही आसान है। हमने ये सपोज किए कि ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि हमें जीरोस की मिनिमम नंबर निकालनी है। मिनिमम नंबर निकालनी है यानी कि जीरोस के अलावा जितनी भी एंट्रीज होती हैं हमने ये मान के चलते हैं कि वो सारे के सारे हमारे कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। तो अभी पीछे मैंने बताया था कि इसकी टोटल नंबर कितनी होती है, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और इसकी टोटल नंबर हमारी कितनी होती है, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अच्छा, हमें जीरोस की मिनिमम नंबर निकालनी है तो इन दोनों को काउंट कर लो, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि यहाँ और यहाँ एक डायगोनल मैट्रिक्स में इन दोनों प्लेसेस पर कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं होती है, सारे के सारे जीरो ही होते हैं। तो अगर जीरोस की मिनिमम नंबर होगी वो इन दोनों प्लेसेस पर होगी, यहाँ पर तो कोई होगी नहीं। तो टोटल मिनिमम नंबर हमारी पता लग जाएगी। टोटल मिनिमम नंबर जीरोस की हमारी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो जाएंगे n स्क्वायर एंड माइनस n, हाफ और हाफ मिल करके हो गए 1। तो मिनिमम नंबर, एक डायगोनल मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हमारे सामने होगी n स्क्वायर माइनस n। अब यहीं पर अगर मैं ये बात करूं कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एक डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें पता लगाना, तो देखिए मैक्सिमम नंबर अगर आपको पता लगाना है तो हमें जीरोस को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। अगर जीरोस की मैक्सिमम नंबर पता लगानी है तो हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स में जीरोस को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो हम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, जरा सोचिए, आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। एक डायगोनल मैट्रिक्स में हम मैक्सिमम कितने जीरोस रख सकते हैं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे के सारे हमारे जीरोस हो सकते हैं। तो इसकी अगर मैक्सिमम पता लगाएं तो हमने ये सपोज कर लिया कि चलिए ठीक है, ये सारे के सारे जीरोस हैं, ये सारे के सारे जीरोस हैं। अब बचे यहाँ के कितने एलिमेंट्स होते हैं, n एलिमेंट्स होते हैं। तो इनमें से किसी एक को हमने नॉन जीरो सेट कर दिया, चलिए इसको हमने नॉन जीरो सेट कर दिया, बाकी सारे के सारे जीरोस हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। टोटल हमारे एलिमेंट्स कितने होते हैं, n स्क्वायर। टोटल हमारे n स्क्वायर होते हैं। टोटल n स्क्वायर में पता ये लगाइए कि कौन कौन से नॉन जीरो हैं। तो केवल एक एलिमेंट हमारा नॉन जीरो है, बाकी सारे के सारे हमारे जीरोस हैं। तो मैक्सिमम नंबर हमारे कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर हमारे हो सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1। एक डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं, मिनिमम नंबर होंगे n स्क्वायर माइनस n, और मैक्सिमम नंबर कितने होंगे जीरोस के, n स्क्वायर माइनस 1। वो आपको आगे मिलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, रिजल्ट आपके सामने लिखा है n स्क्वायर माइनस 1। ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम नंबर हमेशा कितनी होती है, n स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आइए कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अगर आपको याद हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिजल्ट बताया था कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होता है n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक है, अगर n ऑर्डर की है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हमने ये पता लगाया था। यहां पर ऑर्डर हमारा कितना है, 4, n की जगह हम कितना प्लेस कर सकते हैं, 4। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी, मिनिमम नंबर हमारी हो जाएगी, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगी, यहाँ पर n की जगह 4 प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये 12 से 16 से 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचेगा, 12 बाई 2। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बशर्ते अगर आपको उसका जो रिजल्ट है वो अगर याद है तो ये क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6, जस्ट अभी बताया था कि एक डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, एक डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर, एक डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर होती है n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, यहां ऑर्डर हमारा कितना है 6, n की जगह मैंने कितना प्लेस किया 6, तो मिनिमम नंबर हमें पता चल जाएगी कि मिनिमम नंबर कितनी होगी 6 का स्क्वायर माइनस 6, यानी कि 36 माइनस 6, ये टोटल हमारा निकलेगा कितना 30। तो देखा कितनी 10 सेकंड के अंदर आप तुरंत बता सकते हो, अगर रिजल्ट आपके दिमाग में है तो 10 सेकंड के अंदर आप फटाफट बता सकते हो कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाए, एक डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाए। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली क्या है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से हमारा मतलब है कि कोई भी 2 या 3 मैट्रिक्स हैं तो उनकी अलजेब्रा पे हम किस तरह से काम करेंगे। अलजेब्रा से हमारा मतलब है कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, मैट्रिक्स में से इनवर्स किस तरह से निकाले जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले एडिशन कि कोई भी 2 मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं हम, तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है वो याद रखना है ये चीज कि कोई भी 2 मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं जब दोनों का फ्रेम सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों सेम टाइप की हैं। अगर 2 मैट्रिक्स हमारी सेम टाइप की हैं हम तभी उनको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम ऐसा नहीं कि कोई भी 2 मैट्रिक्स लेकर के हम उनको ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जी नहीं, वही 2 मैट्रिक्स हमारी ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जो हमारी सेम टाइप की हैं, जो हमारी सेम ऑर्डर की हैं। और एडिशन किस तरह से होगा आइए डिस्कस करते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स को कंसिडर किया A इज इक्वल टू 2 3 0 -1 5 2, और मैंने दूसरी मैट्रिक्स को कंसिडर किया B इज इक्वल टू 0 3 -1 7 9 और -2। मैंने 2 मैट्रिक्स को कंसिडर किया। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर कैसा है, दोनों का ऑर्डर सेम है। ये मैट्रिक्स हमारी, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3, और इसका भी ऑर्डर हमारा हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो दोनों हमारी सेम टाइप की मैट्रिसेस हैं। अब अगर इन्हें ऐड करना है तो ऐड किस तरह से करना है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है कि आप तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एडिशन आ जाएगा मैट्रिसेस का और सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। जैसे इन दोनों को मैंने ऐड किया तो इस एलिमेंट को ऐड करना होगा इसके साथ, इसको ऐड करना होगा इसके साथ, इसको ऐड करना होगा इसके साथ। तो 2 को हमने 0 के साथ ऐड किया, नो डाउट हमें कितना मिलेगा 2। फिर 3 को हमने 3 के साथ ऐड किया, मिला हमें 6। 0 को हमने -1 के साथ ऐड किया, -1 मिला। -1 को 7 के साथ ऐड करेंगे, 6 मिला। 5 को 9 के साथ, ये हमारा 14 मिला। और 2 को -2 के साथ ऐड करेंगे, ये हमें 0 मिला। एक बात याद रहे, ऐड होने के बाद जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसका भी ऑर्डर वही आता है जो पहले 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर था। जो ऑर्डर हमारा A और B का था वही ऑर्डर हमारा A + B का होगा। तो लिया जाए इसका भी ऑर्डर हमारा कितना है 2 क्रॉस 3। अब अगर हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो A - B, तो जिस तरह से मैंने ऐड किया उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करना होगा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। चलिए आइए, 2 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 0 को, हमें कितना मिलेगा 2। 3 में से सब्ट्रैक्ट किया 3 को, 0 मिला। 0 में से -1 को सब्ट्रैक्ट किया 1 मिला। -1 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 मिला। और 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 मिला। और 2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमें 4 मिला। इसका भी ऑर्डर वही होगा
जो हमारा ए और बी का था। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर की हैं, जो सेम टाइप की हैं, को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजी वे में। हम लोगों ने जाना कि हम किस तरह से दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज की किस तरह से हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए उनको कंसीडर करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। कम्यूटेटिव यानी कि a प्लस बी और b प्लस बी। अगर हम a प्लस बी को इस तरह से ऐड करें और पहले मैं b लिखूं फिर a लिखूं b प्लस a निकालूं तो दोनों का रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, सेम आएगा। तो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ये छोटा सा रिजल्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। ये तीन मैट्रिसेस के लिए है। देखिए तीन मैट्रिक्स है हमारी ए बी और सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। जब कभी इसको प्रूफ करना हो तो सबसे पहले आप ए और बी को ऐड करेंगे, इसका जो आएगा, इसके बाद सी को ऐड करेंगे राइट हैंड साइड में, पहले बी और सी को ऐड करेंगे, इसका जो आएगा फिर उसमें ए ऐड करेंगे, दोनों का रिजल्ट कैसा होगा, सेम होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टीज। ये तो हो चुका है कि एडिटिव इनवर्स, यस कहता है एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बेसिकली कि दो ऐसी मैट्रिक्स जिनको ऐड करने पर हमारा रिजल्ट, जिन्हें ऐड करने पर रिजल्ट हमारा क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। इसका एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। नॉर्मली आप ये जान लो कि अगर मैं बहुत जल्दी मोटे तौर पर आपको बताऊं तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई मैट्रिक्स हमारी ए है, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकाल लो। तो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए। बस इतना सा आपको याद रखना होगा कि मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या कहलाता है, माइनस ए। माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो ये इस तरह से होता है कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है बी जिसको ए के साथ ऐड करने पर रिजल्ट हमारा कितना आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो नो डाउट बी हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, बी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस ए में। अगर मैं माइनस ए को इधर ट्रांसपोज करूं तो बी किसको इक्वल आएगा, माइनस ए के। तो ए का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए। अच्छा, इसको निकाला किस तरह से जाता है, आइए कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, मैट्रिक्स ए है हमारा 2 -1 7 0 4 6। इस मैट्रिक्स का हमसे पूछा जा रहा कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस ए। ए का एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, माइनस ए। और माइनस ए को निकालने के लिए ए के अंदर जितनी भी एंट्रीज है सभी में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस ए आपका आ जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, -2, फिर 1, फिर -7, फिर 0, फिर -4 और फिर -6। अगर हम इन दोनों को ऐड करें इस तरह से, अगर ए और माइनस ए को ऐड करें तो नो डाउट हमें कितना मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये b वास्तव में क्या हो गया, b वास्तव में माइनस ए हो जाएगा। a और माइनस ए को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आप देख सकते हो 2 का -2 0 हो जाएगा, -1 का 1 0 हो जाएगा, 7 का -7 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 मिलेगा, 4 को -4 में 0 मिलेगा, 6 को -6 में ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। तो a का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट, कैंसलेशन लॉज। कैंसलेशन लॉज एक्चुअली क्या है, कैंसलेशन लॉज नॉर्मल है एडिशन का कैंसलेशन लॉ कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो कहता है b इज इक्वल टू सी, b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए। इसे हम लेफ्ट कैंसलेशन लॉ कहते हैं, इसे हम राइट कैंसलेशन लॉ करते हैं। तो एडिशन कैंसलेशन लॉ को भी होल्ड करता है, कम्यूटेटिव को भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव को भी करता है, एडिटिव इनवर्स भी हमें मिलता है और कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है एडिशन में।
नेक्स्ट है एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आप सब कर सकते हैं, आइए मेरे साथ आप डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स ए दिया, मैट्रिक्स बी दिया, एक छोटी सी कंडीशन दी a प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो कहता है मैट्रिक्स डी निकाल। आप यहां से अगर इसे कंसिडर करें, लिखा है a प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, हमें डी निकालना है तो डी को उस तरफ ले जाएं तो हमें मिलेगा a प्लस बी और d को अगर हम 0 के साथ ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? d की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? नो डाउट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 मैट्रिक्स को किसी में भी ऐड करते हैं ये उसको चेंज नहीं कर पाता, तो ये ओवरऑल कितना आएगा? d आएगा। तो हमें d निकालना है, d का मतलब हमें क्या निकालना है? a और b को ऐड करना है, a और b को ऐड करना है, तो a और b को ऐड कर सकते हैं 1 3 3 2 और 2 5, ये हमारा a हो गया और b को हमने ऐड किया, b है हमारा -1 -2 0 5 0 5 3 1, दोनों को ऐड करेंगे रिजल्ट हमें मिलेगा 1 का -1 के साथ में 0, 3 का 2 के साथ में 1, 3 का 0 के साथ में 3 और 2 का 5 के साथ में 7, 2 का 3 के साथ में 6, 5 का 1 के साथ में 2 का 3 के साथ में 5, ये 5 होगा, 5 का 1 के साथ में 6 होगा। तो ये मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी क्या? D। आपको D निकालना था। एक छोटी सी कंडीशन से कहता था कि D मैट्रिक्स D फाइंड आउट करो, तो मैट्रिक्स D आपको पता चल जाएगी 0 1 3 7 और 5 6। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि एक मिनट इसको फिनिश कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ A इज इक्वल टू 8 9 7/2 8 1 -1 देन फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। कहता है A का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करो एंड शो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ A विल बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ। देखिए पहली चीज तो बहुत ही आसानी से कहता है कि A का एडिटिव इनवर्स पता करो, तो A का एडिटिव इनवर्स हमारा हो जाएगा -A। आपका A ये गिवन है, इसका एडिटिव इनवर्स -A जो कि हम इजीली निकाल सकते हैं, -8 एंड -9 एंड -7/2 और -8 और -1 और 1, ये A का एडिटिव इनवर्स आपके सामने है। कहता देन फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ A का एडिटिव इनवर्स आपका आ गया -A। आगे कहता है कि शो दैट कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द एडिटिव इनवर्स, यानी कि A का एडिटिव इनवर्स और जो एडिटिव इनवर्स आ जाए उसका एक बार फिर से एडिटिव इनवर्स क्या होता है? विल बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी कि खुद A होता है। A के एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? A होता है। आपको ये प्रूफ करना है, तो इसको बहुत ही इजीली देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने A लिया, A का एडिटिव इनवर्स निकला -A। इसमें आपको मैट्रिक्स लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजीली हो जाएगा बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर अंदर। A का एडिटिव इनवर्स -A लिया, अब -A का हमें फिर से एडिटिव इनवर्स लेना है, तो -A का हमें फिर से एडिटिव इनवर्स लेना है। -A का फिर से एडिटिव इनवर्स लिया तो माइनस माइनस मिलके हमें कितना मिल जाएगा? हमें A मिल जाएगा। तो कहता है किसी मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स वास्तव में मैट्रिक्स ही होती है। उसी मैट्रिक्स पे हम आगे जहां से हम चले थे। मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आपके सामने है, पहले तो मैंने न्यूमेरिकली निकाला कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आपका ये होगा। फिर कहता मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो हम A से चले थे और A पर पहुंच गए। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अब हम मल्टीप्लीकेशन पर कदम रख रहे हैं। हमारा जो अलजेब्रा का एडिशन वाला पोर्शन था वो पूरी तरह से फिनिश हो गया है। अब हम आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर। तो मल्टीप्लीकेशन बेसिकली दो तरीके का होता है, एक आपके सामने है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। आइए जानते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता क्या है। किसी भी मैट्रिक्स में जब किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में नॉन जीरो
रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, इस नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स में, वो एक्चुअली इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं सभी में मल्टीप्लिकेशन होगा। हर रो के हर एलिमेंट, हर कॉलम के हर एलिमेंट पर हम k का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स हमारी ऑब्टेन होती है ये हमारी उस मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मोटे तौर पर मतलब होता है उस मैट्रिक्स में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा, उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सभी एंट्रीज में हमें उस रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक छोटी सी मैट्रिक्स ली, एक छोटी सी मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे A 1 4 3 2। ये मैंने मैट्रिक्स ली और किसी ने कह दिया कि भाई 5A को आपको एवेलुएट करना है, यानी कि इस मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालना है बाई 5 से आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालना। तो हम करेंगे क्या, इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं उन सारी एंट्रीज में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें मिलेगा 5 का इसमें किया 5, फिर 20, इसके बाद 15, इसके बाद 10। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिली ये एक्चुअली इस A का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाया बाई 5। और इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर एडिशन के साथ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये अलग अलग, ये आपका स्प्लिट हो जाता है, k का A से फिर प्लस k का B से। ये एक प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो ये है मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स का किसी रियल नंबर से जिसका नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये आगे फर्दर स्टडी में ये काफी काम आने वाला है। नेक्स्ट, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सॉल्व द इक्वेशन एक छोटी सी इक्वेशन है जिसमें से हमें x, y और z की वैल्यू निकालना है, और कहता है ये कहीं ना कहीं एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x, y, z की वैल्यू निकालना है। तो आइए सबसे पहले कंसीडर करते हैं। नॉर्मली ये हमारा जैसा है वैसा रखा हो, वैसे ही रखेंगे इसको कि x 2y एंड 3z। अच्छा, ये मैट्रिक्स जैसी है वैसी रखेंगे। इस मैट्रिक्स में -2 से स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स में 3 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो -2 से अगर मल्टीप्लाई किया, माइनस को आप बाहर रखो, आप चाहो तो 2 से कर सकते हो। तो ये हमें मिला 2y, ये मिला 2z और ये मिला माइनस का 2x। ये मैट्रिक्स हमारी इस तरह से बन के तैयार हो गई। 3 से अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस का 3z और 3x, 3x और 3y, और ये हमारा इक्वल है इस मैट्रिक्स के, यानी कि इज इक्वल टू हम कर सकते हैं -12, 1 एंड 17। ये हमने इसके इक्वल किया। अब हमें करना क्या है कि हमें ये 3 मैट्रिसेस सेम फ्रेम की दिख रही हैं। तीनों में क्या दिख रहा है कि इससे हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है और इसको इसमें ऐड करना है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको हम उसके इक्वल कर सकते हैं। तो आइए एक बार में करके देखते हैं। ये हमारा x है, ये हमारा माइनस का 2y है, तो x माइनस 2y और माइनस का 3z। तो x माइनस 2y माइनस का 3z को हम किसके इक्वल कर सकते हैं, -12 के इक्वल कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस से इसको हमने -12 के इक्वल किया। लाइक दिस 2y और माइनस का 2z और प्लस का 3x। तो ये आगे हो जाएगा आपका कि 2y और माइनस का 2z और प्लस का 3x इक्वल हो जाएगा हमारा 1 के, और फाइनली 3z और माइनस का प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 3z प्लस का 2x और प्लस का 3y। तो तीसरा हमने लिया 3z
और माइनस का 2x, नहीं सॉरी, प्लस का 2x, प्लस का 2x और माइनस का 3y, प्लस का 3y, प्लस का 3y को हमने इक्वल कर दिया 17 के। इस तरह से हमने 3 इक्वेशंस मिली। नॉर्मली ये 9th-10th स्टैंडर्ड की तीनों इक्वेशंस हैं। आप तो चाहो इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करके हमें x, y और z की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन्हें आप कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से या किसी दूसरे मेथड से इजीली। पहले फर्स्ट 2 इक्वेशंस में आप चाहो तो z को एलिमिनेट कर सकते हो, लास्ट 2 इक्वेशन से z को एलिमिनेट करके जो बाद में 2 इक्वेशंस आएंगी x, y में, उनसे आपको x, y की वैल्यू मिल जाएगी। उन वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन में रख करके हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हल्का फुल्का काम है, मैं समझता हूँ कि इसे आप कर सकते हो।